अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुका तुर्की। आखिरकार कान फाइटर जेट के आगे वाशिंगटन को बदलना पड़ा अपना रुख। F-35 विवाद के बीच तुर्की को मिली बड़ी कामयाबी। जानेंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे होर्मुज पर 30 दिन रहेगा हमारा कंट्रोल, दखल दिया तो बढ़ेगी टेंशन, ट्रंप को ईरान की 2 टूक। इनके अलावा आपको बताएंगे राम मंदिर के लिए अपनी जमीन बेचकर 1 करोड़ देने वाले सियाराम उमर वैश्य अब क्यों जता रहे हैं अफसोस। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, तुर्की ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो अब सिर्फ दूसरे देशों के हथियारों पर निर्भर रहने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि अपनी सैन्य ताकत खुद तैयार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस सफर में सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका बना हुआ था। सितंबर 2025 में न्यूयॉर्क में तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने पत्रकारों से साफ शब्दों में कहा कि कान के इंजन अभी भी अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। जब तक मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि अमेरिका के लिए एक साफ संदेश था। तुर्की कहना चाहता था कि अगर वाशिंगटन ने मंजूरी नहीं दी तो उसके पास दूसरे रास्ते भी मौजूद है, यानी विमान तैयार होने के बावजूद उसका उत्पादन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। असल विवाद 2019 में शुरू हुआ जब तुर्की ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया। इस फैसले से नाराज होकर अमेरिका ने तुर्की को F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर कर दिया, जबकि तुर्की सिर्फ खरीदार ही नहीं था, बल्कि F-35 के कई अहम पुर्जे भी उसकी कंपनियां बनाती थी। इसके बाद तुर्की ने फैसला किया कि अब वो अपना खुद का आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट बनाएगा। इसी सोच के साथ कान प्रोजेक्ट को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई। साथ ही ड्रोन, मिसाइल और दूसरी रक्षा तकनीकों पर भी बड़े पैमाने पर काम शुरू किया गया। हालांकि एक बड़ी समस्या अभी भी बाकी थी। कान का ढांचा तैयार था, लेकिन उसके लिए शक्तिशाली इंजन चाहिए था। उस समय सबसे उपयुक्त इंजन था जनरल इलेक्ट्रिक का F-110, जो अमेरिकी कंपनी बनाती, और यही इंजन F-16 जैसे लड़ाकू विमानों में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन इसे खरीदने के लिए अमेरिका की मंजूरी जरूरी थी, और यही मंजूरी लंबे समय तक नहीं मिल रही थी। अमेरिकी संसद के कुछ नेताओं ने S-400 और रूस से तुर्की के रिश्तों का हवाला देकर इस मंजूरी को लंबे समय तक रोक रखा, जिससे कान प्रोजेक्ट भी धीमा पड़ गया। इस दौरान यह चर्चा भी चली कि अगर अमेरिका इंजन नहीं देगा तो तुर्की चीन के WS-10 या रूस के AL-41 इंजन का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ऐसा करने से तुर्की की चीन या रूस पर निर्भरता बढ़ जाती और नाटो के भीतर भी नया विवाद खड़ा हो सकता था। फिर हालात बदले। रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खींचने और बदलते सुरक्षा माहौल के बीच अमेरिका को भी एहसास हुआ कि अगर तुर्की पर ज्यादा दबाव डाला गया तो वो पूरी तरह दूसरी ताकतों के करीब जा सकता है। अब इसी को देखते हुए आखिरकार जून 2026 में अमेरिका ने तुर्की को 80 से ज्यादा GE F-110 इंजन बेचने की मंजूरी के लिए कांग्रेस के पास औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया। इससे कान फाइटर जेट के उत्पादन का रास्ता काफी हद तक साफ होता दिखाई देने लगा। हालांकि ये मंजूरी मिलने के बाद भी सबसे बड़ा विवाद खत्म नहीं हुआ है। असली मुद्दा अब भी F-35 प्रोग्राम में तुर्की की वापसी का है। अमेरिका का कहना है कि जब तक तुर्की के पास रूसी S-400 सिस्टम मौजूद है, तब तक उसे F-35 प्रोग्राम में वापस शामिल करना मुश्किल होगा। अमेरिका को डर है कि इससे F-35 की सेंसिटिव तकनीक की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। तुर्की का मानना है कि वो नाटो का मजबूत सदस्य है और उसके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। रिपोर्टों के मुताबिक दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर पर्दे के पीछे लगातार बातचीत चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इंजन की मंजूरी मिलना तुर्की के लिए बड़ी सफलता जरूर है, लेकिन यह सिर्फ पहला कदम है। असली चुनौती अमेरिका और तुर्की के बीच भरोसा दोबारा मजबूत करने और F-35 विवाद का समाधान निकालने की है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रविवार को कहा कि होर्मुज स्ट्रेट अगले 30 दिनों तक पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी दखल या एक तरफा कार्रवाई से
इसे फिर से खोलने में देरी होगी। आरागची ने बगदाद में अपने इराकी समकक्ष के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुर्मुज स्ट्रेट अगले 30 दिनों तक पूरी तरह से ईरान की निगरानी और मैनेजमेंट में रहेगा और सभी रुकावटें दूर होने के बाद पानी के रास्ते की पूरी क्षमता बहाल कर दी जाएगी। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने आगे कहा, यह जिम्मेदारी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की है। इस मामले में कोई दूसरी पार्टी या देश नहीं है। यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत पूरी तरह से साफ है और किसी भी दखल या एक तरफा कार्रवाई से स्थिति और खराब होगी और स्ट्रेट को फिर से खोलने में भी देरी होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मिडिल ईस्ट में यूएस मिलिट्री बेस पर ईरान के जवाबी हमलों के बाद खाड़ी देशों को शामिल करते हुए एक रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने की मांग की, जिसमें इस इलाके के बाहर के किसी भी देश की मौजूदगी या दखल ना हो, यानी सीधा मतलब अमेरिका के दखल ना हो। ईरानी विदेश मंत्री ने दो टूक कहा कि हुर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के फैसले को चुनौती देने की कोई भी कोशिश सिर्फ तनाव बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ उसने साबित कर दिया है कि जल्दबाजी या दबाव से मसले हल नहीं होंगे, बल्कि हालात और पेचीदा हो जाएंगे। आरागची ने अमेरिका से यह भी कहा कि ईरान के साथ हुए MOU की हर शर्त पर पूरी तरह अमल कराया जाए, खास तौर पर लेबनान से जुड़े वादों को भी पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि ज़ायोनी हुकूमत अब भी लेबनान पर हवाई हमले कर रही, जबकि समझौते के मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और युद्ध खत्म करने के लिए इजराइल को लेबनान पर हमले बंद करने के लिए मजबूर करना चाहिए। आरागची ने अमेरिका से यह भी कहा कि वो इजराइल पर लेबनान के उन इलाकों से हटने के लिए दबाव डाले जिन पर वो अभी भी कब्जा किए हुए हैं। उन्होंने कहा ये MOU का पहला क्लोज था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति रहते हैं, नाम है सियाराम उमर वैश्य। सियाराम ने 2018 में राम मंदिर के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। पहली बार वो 2018 में तभी चर्चा में आए थे जब उन्होंने मंदिर के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए दान करने की घोषणा की थी। लेकिन अब चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच एक बार फिर से उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वो कह रहे हैं कि उन्होंने राम का मंदिर बन रहा है ये सोचकर अपनी जमीन बेचकर दान दिया था, लेकिन अब अफसोस हो रहा है। उमर वैश्य ने कहा कि उन्होंने तो ये सोचकर जमीन बेची थी कि जो है वो हमारे राम के काम आएगा, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। उन्होंने आगे कहा, 75 साल का हो गया हूं, जमीन हमने अपने और बच्चों के लिए रखी थी, उसे बेचकर पैसा मिला था 1 करोड़ रुपए, हमने वो पैसा दे दिया। लेकिन अब जब ये सुन रहा हूं तो बड़ा दुख होता है कि सब पैसा लोगों ने इधर उधर कर दिया। लोग हमसे कह रहे थे कि मत दो पैसा, लेकिन हमने कहा कि वो बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन अब जो सुन रहा हूं उससे बड़ा दुख हो रहा है। कुछ समय पहले तक अगर कोई सियाराम से इस बारे में पूछता तो वो कहते थे कि राम मंदिर निर्माण देखना उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी। लेकिन ये सब यानी चढ़ावा चोरी की खबरें देखकर अब उनका रुख बदल गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने इस फैसले पर पछतावा हो रहा है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।